सक्सेना, पश्चिमी एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया है, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात होगी बैठक, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच बने हालात पर चर्चा होगी। हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है, तो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया है। ईरान का हमला, 200 मिसाइलें दागी गई इजराइल पर और उसका कहना है कि 90% सटीक जगह पर बैठी हैं। इजराइल अब बदला लेगा, ये उसने साफ शब्दों में चुनौती दे दी है। इस बीच यूएन में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें युद्ध के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल को फेल करने में इजराइल की मदद करेगी। तो देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम यानी कि वार होम जो बनाए जाते हैं उसमें शिफ्ट किया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारत और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि बड़ी गलती कर दी ईरान ने और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। हमारा प्लान तैयार है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जहां पर देखिए पहले से जो एयरबेस है, एयर स्पेस, हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद का एयर स्पेस देखिए। यहाँ पर मिसाइल दागी गई, नुकसान हुआ है इमारतों पर और स्कूलों को भी नुकसान हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। इजराइल के मुताबिक ये उधर उधर चीख पुकार वहां पर हड़कंप मचा हुआ नजर आया। 200 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था ईरान की तरफ से और ये अब तक का सबसे बड़ा ईरान का हमला इजराइल पर कहा जा रहा है। साथ ही उसने कहा है कि नसरुल्लाह का बदला हमने ले लिया। 2 तस्वीरें, हमले से पहले का एयर स्पेस देख लीजिए और हमले के बाद का एयर स्पेस देखिए किस तरीके से जब हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर है। 2 तस्वीर आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां पर एयर स्पेस की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। हमले के बाद 200 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से और उसने कहा है कि नसरुल्लाह का ये बदला है, लेकिन ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये भी कहा ईरान ने। तो ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल पर 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले के बाद इजराइल ने भी गुस्से में कहा कि ईरान से वो बदला जरूर लेगा। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת.
नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। तो वही इजराइल युद्ध पर बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उसने कहा है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। ईरान के हमले के बाद अमेरिका वॉर रूम में बड़ी बैठक भी हुई। इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह से फेल था, ये कहते हुए नजर आए हैं बाइडेन। बड़ा बयान उनका आया और कहा कि ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, यानी चेतावनी भी बाइडेन की तरफ से दे दी गई है। ईरान को यह चेतावनी दी गई है कि हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा ईरान को। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका तैयार है, बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया है और कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अब तक जो लड़ाई थी वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में थी, अब पूरी तरह से ईरान कूद चुका है, एंट्री हो चुकी है वॉर जोन से। खबर ये कि अब अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ उतर आया है, इजराइल को पूरी तरह से समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. वह ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का ध्यान रखना चाहिए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. यानी अब इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ईरान को घेरने के लिए 4 फ्रंट खोल दिए हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्लाह ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्लाह की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send the soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well spoken and who led the movement for the last 3 decades. So that's مسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. המלחמה הזאת מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים ב7 גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון,
סוריה, תימן, עיראק ואיראן. ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। तब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का बदला लिया था। ईरान ने दावा किया था कि 13 अप्रैल को उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है। ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक यूएसएस ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्लाह को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर यूएसएस ट्रूमन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लसबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहाँ लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। इजराइल के बेंयामिन नेतन्याहू को एक मीटिंग ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। रूस के प्रधानमंत्री ने ईरान का दौरा करके पूरे इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। क्या सीरिया के बाद रूस की सेना अब लेबनान में लड़ने जा रही है? इस सवाल का जवाब बाइडेन भी जानना चाहते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास हाईवे नंबर 6 पर जैम लग गया है। वजह है हिजबुल्लाह का रॉकेट जो इस बस के पास गिरा। 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन नेतन्याहू के लिए बड़ी टेंशन ये हमला नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की वो रॉकेट फोर्स है जो उसके तमाम कमांडर के मारे जाने के बावजूद एक्टिव है। हालांकि इन सबसे बेफिक्र नेतन्याहू ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। एक तरफ ये ऑपरेशन और दूसरी तरफ ईरान में रूस के प्रधानमंत्री का इमरजेंसी दौरा। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले शुरू हो गए हैं और इस खबर ने मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन को भी बेचैन कर दिया है। पुतिन ने फौरन अपने प्राइम मिनिस्टर को तेहरान भेजा और यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके बाद दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं।
इस वक्त दुनिया के 4 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस क्या इजराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर है ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस का कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि लेबनान के मोर्चे को भी ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। जमहूरी इस्लामी ईरान هیچ یک از اقدامات تجاوزکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در ارتباط با اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی ایران رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت و رژیم غاصب صهیونیستی برای جنایاتی که در حق ملت ایران، در حق محور مقاومت و در حق اتباع شهروندان و نظامیان ایرانی مرتکب شده. सवाल है कि ईरान की तरफ से फैसला कौन लेगा, क्योंकि जिस युद्ध को 1 साल होने को है उसमें ईरान ही अपने कई बड़े कमांडर गंवा चुका है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। हमास का नेतृत्व गाजा के सुरंगों में दौड़ लगा रहा है और इजराइल की सेना इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि उसके दुश्मनों में लीडरशिप का क्राइसिस या कहें कि एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। There is a huge political vacuum at the moment that is seized upon by the current Netanyahu government, in the sense that the United States, which is the only country that can rein in Netanyahu and stopping the current very dangerous escalation, is not doing that because of the volatile situation in the US, given the elections and the current situation. 2024 में सितंबर का महीना नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। सवाल है कि क्या अब अक्टूबर में ऐसे हालात बन रहे हैं जब अमेरिका और रूस सब इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा? इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। इजराइल के साथ एक मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह ईरान के साथ खुलेआम खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजराइल से कह दिया है कि वो सीज फायर करे। अगर इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया तो वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अमेरिका ने इजराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज कर दी है। हालांकि ईरान पर अटैक वाले इरादे को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, और अब इजराइल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उसे भी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि बाइडेन ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। सवाल है कि क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान